उस साल मेरे माता पिता का देहांत हो गया और कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई थी। मेरी बहन के सबसे मुश्किल समय में मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया। 5 साल बाद उसकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई और वो बेहद सफल होकर सबकी चहेती मिसेस बो बन गई। एक पत्रकार ने उससे पूछा कि इन सालों में वो सबसे ज्यादा किसकी शुक्रगुजार है, तो मेरी बहन की नजरें बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन उसका लहजा बेहद तल्ख था। उसने कहा, मेरे उस भाई का जो पैसों के लिए मुझसे नाराज होकर चला गया, अब वो मेरा भाई तक नहीं रहा, उसकी क्या हालत है। ये जानने के लिए पत्रकार ने ऑनलाइन 10 मिलियन के नाम के साथ उस भाई की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें मैं नहीं मिला, बल्कि मेरी मौत से पहले लिखी मेरी डायरी मिली। जब पत्रकार ने वो डायरी मेरी बहन को दी तो वो वही सन्न रह गई और कांपते हाथों से उसे लेकर अगले ही पल उसने वो डायरी कूड़ेदान में फेंक दी और बोली, ये बोनियम की कोई और चाल है या जानबूझकर शो के लिए किया जा रहा है। पत्रकार ने सिर हिलाया और ध्यान से मेरी डायरी उठाते हुए कहा, ये वास्तव में आपके भाई की डायरी है, मौत से पहले लिखी गई और उनके शरीर का अंतिम संस्कार हो चुका है, क्योंकि किसी ने उन्हें दावा नहीं किया था। उसके वाक्य खत्म होने से पहले ही मेरी बहन गुस्से से उठ खड़ी हुई और बोली, ये मत सोचना कि मैं उसे माफ कर दूंगी, क्योंकि उसने ऐसी नौटंकी किए जाओ और बोनियन से कहो कि अब मेरा एक भाई है, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे वो मर जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्रकार ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा तो क्या करे, इस डायरी का मेरी बहन वांटांग ने ताना मारते हुए कहा, पढ़ो, मैं देखना चाहती हूँ कि ये डायरी में क्या बकवास लिख सकता है। डायरी के पन्ने खुलते हैं, हेलो, आज से मेरा ख्याल रखना, तुम ही तो मेरे साथ रहने वाले हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज जब मैं वो तोहफे लेकर जो मेरे परिवार ने मुझे दिए थे घर से भाग रहा था, तो मेरी बहन ने मुझे पकड़ लिया। दरअसल मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, बस चुपचाप घर छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन मेरी बहन बहुत परेशान करने वाली है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मत जाओ, तुम मेरे इकलौते परिवार। उस पल मेरा दिल कांप उठा, लेकिन फिर भी मैंने सख्त चेहरा बनाकर उसे टोका, कंपनी दिवालिया है, फिर भी तुम मुझे वो मोटरसाइकिल का मॉडल दिला सकती हो जो मुझे पसंद है। मैं पैसे उड़ाता हूँ और तुम अब भी मेरा खर्च उठा सकती हो, बजाय इसके कि तुम्हारे साथ रहूं और हर दिन पैसे बचाने के बारे में सोचता रहूं। लेकिन मेरी बहन और भी परेशान हो गई और पूछने लगी कि वो कौन है जो मुझे बहका रहा है, और उसने कहा कि वो आगे और भी मेहनत करेगी, बहुत सारा पैसा कमाएगी और मुझे पहले की तरह जैसे एक यंग मास्टर की तरह रखेगी। लेकिन अंदाजा लगाओ मैंने उससे क्या कहा। मैंने कहा, मुझे कोई धोखा ही दे तो तुझे क्या मतलब, अगर तुझमें मुझे पालने की काबिलियत और पैसा होता तो मैं तेरा अच्छा भाई बना रहता और वापस घर आ जाता, लेकिन तेरे पास कब पैसा होगा। मेरी बहन जो इतनी घमंडी थी, उसने मुझे रोकने के लिए घुटने तक टेक दिए। कितना बेचारा लग रहा था ना। मैंने अपना चेहरा घुमाकर उसके देखने से पहले ही अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए और कहा, मेरे भविष्य में मतलब मत करो, और यहाँ तक ऐलान कर दिया कि मैं उससे रिश्ता तोड़ता हूँ। लोगों ने मुझे अपना सामान घसीटते हुए जाते देखा, मुझे माफ कर देना। मेरी बहन को बहुत दुख पहुंचा होगा ना। इस रात के बाद पत्रकार ने गहरी सांस ली और सोचा कि मिसेस बो अपने छोटे भाई पर इतना निर्भर थी। ये सोचकर वो हैरान रह गया, लेकिन कैमरा बहन पर गया तो उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। वो अब भी बिल्कुल ठंडी थी और उसने हल्के से कहा, मुझे बहुत पछतावा है, मुझे पछतावा है कि मैं उसके साथ इतनी अच्छी थी और उसने एक नाशुक्री को पाल पोस कर बड़ा किया। डायरी फिर से खुलती है, मैं फिर आ गया हूँ। आज मैं दूसरे हॉस्पिटल में जाकर और टेस्ट करवाया। दरअसल मैं उम्मीद कर रहा था कि पहले का डायग्नोसिस गलत साबित हो, ताकि मैं वापस जाकर अपनी बहन से कह सकूं कि मुझे माफ कर दो, और जैसे पहले होता था वो मुझे माफ कर देती। इस जिंदगी में इतने चमत्कार कहाँ। डॉक्टर ने सख्त चेहरे के साथ मुझसे कहा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? प्राइमरी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी लिवर कैंसर आखिरी स्टेज पर है, तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन मौत का डर मुझसे रुला गया। मैं सिर्फ 18 साल का था। डॉक्टर ने मुझे दया से देखा और हॉस्पिटलाइजेशन का बिल थमा दिया। मैं पेमेंट मशीन की तरफ भागा और बिल देखकर आखिरकार चुपके से हॉस्पिटल से भाग निकला। मैंने अपनी बहन के मेन कार्ड में जो मैंने कुछ पैसे बचाए थे उसे लिंक कर दिया। वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, क्यों मेरी बहन का पैसा बर्बाद करूं? उसका पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जब से मेरे माता पिता जिस ठेकेदार के साथ काम करते थे वो भाग गया तो प्रोजेक्ट बिगड़ गया और फंडिंग चेन टूट गई। मेरे माता पिता बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से एक कारोबारी मीटिंग के दौरान एक्सीडेंट का शिकार हो गए और दोनों की मौत हो गई। कंपनी का सारा बोझ मेरी बहन के कंधों पे आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा जब लोग वसूली के लिए आते थे और घर की सब कीमती चीजें ले जाते थे, और मेरी बहन मुझे लाखों रुपए विदेश पढ़ने के लिए देने के लिए उन लोगों के सामने घुटनों के बल बैठ गई और सिर पटक दिया। लेकिन आखिरकार बैंक ने सारी संपत्ति कुर्क कर ली। कर्ज चुकाने के लिए मेरी बहन हर जगह पैसे उधार मांगने गई। उसने इतनी शराब पी कि उसे पेट से खून की उल्टी हुई और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन उसके पास न तो डॉक्टर को दिखाने का समय था और न ही इलाज के पैसे। थोड़ा ठीक होते ही वो हॉस्पिटल से निकलकर फिर से बिजनेस के लिए भीख मांगती और हर किसी के सामने गिड़गिड़ाती। मैं सोचता था वो लोहे की बनी है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी बहन थोड़ी पगली तो है ना। मैं भी उसका थोड़ा बोझ कम करना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि मुझे विदेश पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं वो बिगड़ेल यंग मास्टर नहीं रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा सकता हूँ और उसका खर्च उठा सकता हूँ। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे नाजुक मोड़ पर मुझे सबसे महंगी बीमारी हो जाएगी, मेरी डायरी। क्या तुम भी सोचती हो कि मैं बहुत बेकार हूँ? पत्रकार की आंखें नम हो गई। लगता है उसके भाई के पास उसे छोड़ने की कोई ना कोई छुपी हुई वजह रही होगी। इतनी छोटी उम्र में लिवर कैंसर होना कितनी दुखद बात है। लेकिन जुआन बो ने ठंडी ताना मारते हुए कहा, वाह कितनी बढ़िया शिकायत करने की रणनीति है। रिपोर्टर लेना आप उसकी बातों में मत आइए। बोनियन सबसे बड़ा झूठा है। जब वो बची थी तो स्कूल से भागने के लिए माता पिता से झूठ बोलती थी कि उसका टखना मरोड़ गया है और हम सब डर के मारे उसे घेर कर हॉस्पिटल ले जाते थे। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। डायरी में एक और नींद भरी रात। दरअसल नींद नहीं आती बल्कि दर्द असहनीय हो गया है और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं दर्द की दवा न खरीदूं तो बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ और जरूरी काम है। अगर मैंने किराया न चुकाया तो मकान मालिक मुझे बाहर निकाल देगा। लगता मुझे वो दिन फिर से देखना पड़ेगा जब मैं छोटी गुफा में सोता था, जैसा मेरी बहन बचपन में कहा करती थी। पहले जब मैं किताबों में पढ़ता था तो लगता था कि बड़े हीरो का छोटी गुफा में सोना कितना शानदार है, लेकिन अब जब बड़ा हो गया हूँ तो पैसे न होने से बहुत डर लगता है। मैंने मजबूरन वो तोहफे जो मेरे माता पिता ने मुझे दिए थे उनकी तस्वीरें ऑनलाइन डाल दी। वो उन चंद चीजों में से थे जो मैं अपने साथ लाया था। लेकिन जब कोई पूछता है तो मैं कोई न कोई बहाना बना देता हूँ। दरअसल दिल नहीं चाहता कि उनसे जुदा हूँ। आखिरकार इतने दर्द और भूख के कारण मैंने कार्ड से 500 रुपए निकाल ही लिए। बहन सॉरी, मैं फिर से तुम्हारा पैसा खर्च कर रहा हूँ। गरीब होने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी पुरानी आदतें ठीक हो गई। जब मैं भूख से बेहोश होने वाला था तो
मैंने कूड़ेदान से एक गंदा बन उठाकर खा लिया। वास्तव में वो बहुत स्वादिष्ट था। लगता है गरीबी यंग मास्टर की सारी बीमारियां ठीक कर सकती। मैं सुपरमार्केट गया और बन का एक पैकेट खरीदा, पानी की एक बोतल और हॉस्पिटल से कुछ दर्द की दवाएं खरीदी, बचे हुए पैसे किराए के लिए रख दिए। प्रोफेसर ने फिर से मुझे फोन किया। उसने मुझे मेरे अच्छे नंबरों के साथ पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी। अचानक क्लास छोड़ना अच्छा नहीं है। मुझे डर था कि वो मेरी बहन से संपर्क कर लेंगे, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ने का प्रस्ताव रखा। लेकिन प्रोफेसर ने फिर भी मेरी बहन को फोन लगा दिया। मेरी बहन ने भी फोन किया। उसका लहजा और आवाज फिर से ठंडी थी। उसने कहा, वो ना मैं जानती हूँ तू मुझसे कुछ लेना देना नहीं चाहता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू किस लड़की के साथ उलझ रहा है, लेकिन तू उसकी वजह से अपनी अनमोल पढ़ाई तक छोड़ने को तैयार है। क्या ये बदतमीजी वाला व्यवहार हमारे माता पिता के साथ न्याय करता है? हालांकि आखिर में मैंने अपनी बहन की आवाज नहीं सुनी। मुझे लगा जैसे बहुत लंबा समय बीत गया हो, जैसे आधी जिंदगी मैंने अपना मुंह दबा लिया ताकि जोर से रो यूं, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बहन, मैं तुझे कितना मिस करता हूँ। फोन के दूसरी तरफ मेरी बहन झुंझला गई और उसने एक और बात कही, अगर तू ऐसे ही करता रहा तो मैं सच में तेरी परवाह करना छोड़ दूंगी। फिर उसने फोन रख दिया, लेकिन मैं बहुत देर तक रोता रहा। मेरी प्यारी डायरी, लगता है मैं अपनी बहन को ब्लॉक कर दूंगा। कल मैं स्कूल से नाम कटवाने जाऊंगा। रिपोर्टरों के बीच सीईओ थोड़ा अचंभित हो गया। वो एक पल रुकी, अपनी आंखों के कोने से पानी पोंछा और अगले पन्ने पर चली गई। प्यारी डायरी में शिफ्ट हो गया। पहले वाला हॉस्टल 50 रुपए प्रति रात था, बहुत महंगा है। मैं पूरा दिन भागता रहा पूरे शहर में। आखिरकार शहर के दक्षिण में एक दूर दराज के शहरी गांव में मुझे एक हॉस्टल मिला जो सिर्फ 30 रुपए प्रति रात का है। कमरे में 4 चारपाइयां हैं। मेरे सामने वाली चारपाई पर एक अजीब अंकल रहते हैं। मुझे याद है मैंने अभी उस दीदी को देखा था। वो नीचे मिलिटेरा में रहती है। उसका नाम सियांग है। उसने आंखें उठाई और मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, कोई टेंशन न लो, तुम्हारी देखभाल करने वाली एक दीदी है, वो सच में बहुत अच्छी है। उस रात मैंने दवा खाई और बहुत चैन से सोया। मुझे एक सपना है जिसमें पापा और मम्मी हम दोनों भाई बहनों को डिज्नीलैंड ले गए। वो जानते थे कि मुझे आयरन मैन पसंद है, तो मेरी बहन ने मेरे लिए घंटों कतार में लगी रही। जब अंत में उसकी बारी आई तो उसने जोर से मेरा नाम चिल्लाया और मुझे आयरन मैन का एक्टर के सामने धक्का दे दिया। और आखिरकार मैंने अपने फेवरेट आइडल के साथ फोटो खिंचवाई। मैं इतना खुश था कि मेरी आंखें बंद हो गई। पापा, मम्मी और मेरी बहन थोड़ी दूर खड़े होकर मुझे खुशी से देख रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने फोटो खिंचवाई और पीछे मुड़ा, सब गायब हो गए थे। जो आसमान पहले साफ था वो अचानक काला पड़ गया। मुझे डर लगा, लेकिन मैंने उन्हें कितना भी ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैं डर के मारे उठ गया। पसीने से तरबतर मेरी बहन फिक्रमंदी से मुझे देख रही थी। क्या तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया तो उसने पूछा कि मैं यहाँ क्यों रहता हूँ। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ। ये सुनकर मेरी बहन कुछ नहीं बोली, बस मुझे गले लगा लिया। उसका आलिंगन बहुत गर्मजोशी भरा था। उसने मुझे बताया कि वो एक अनाथ है और किशोरावस्था से ही दुनिया में संघर्ष कर रही है। तरह तरह के लोगों से मिली और बहुत सी आत्मरक्षा की तकनीकें सीखी हैं। उसने कहा, तुम्हारे जैसे व्यक्ति की मुझे देखभाल करनी है। मेरी दीदी ने मुझे पैसे बचाने के बहुत से तरीके सिखाए, जैसे सुपरमार्केट जाकर खत्म होने वाली एक्सपायरी वाला खाना चुनना। कुछ सुपरमार्केट थोड़े पैसे कंपेंसेट कर देंगे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक्सपायर्ड खाना मुफ्त में ले जाने देंगे। और सब्जी मंडी जाकर वो पत्तियां उठाना जो आंटियां फेंक देती हैं, उनमें से सड़ा हुआ हिस्सा हटाकर गर्म पानी में उबालकर खाने से पेट भर सकता है। दीदी सियांग मुझे पार्ट टाइम काम करके कुछ पैसे कमाने भी ले गई। मैंने एक शाम में 60 रुपए कमाए। पैसे लेकर पहली बार मुझे लगा कि मैं बिल्कुल बेकार नहीं हूँ। मैंने सोचा, अगर मैं रोज इतना कमा सकता हूँ तो शायद मैं मरने के बाद भी अपनी बहन के लिए कुछ पैसे छोड़ जाऊं। ये सोचकर मैं हंस पड़ा। दीदी सियांग मुझे पागलों की तरह देख रही थी। 60 रुपए कमाए और इतना खुश है। उसने मेरे माथे को छुआ और कहा, बिल्कुल बेकार है। और उस अजीब अंकल से रोज बचाव करने के अलावा मुझे जल्दी से हाथ धोकर बिस्तर पर आना पड़ता था, क्योंकि हॉस्टल में रात 10 बजे पानी और बिजली बंद कर दी जाती थी। जब तक मैं उस हॉस्टल में रहा मैं बहुत खुश था। अब लाइट बंद होने का वक्त हो गया है। गुड नाइट। Next for Chahi to follow Carl or comment me link on that part. चुपके से अपनी मुठियां भींच ली।